हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक होगा वो है विरुलेंस फैक्टर्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो जो टर्म है विरुलेंस फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है? सीधा सा इस चीज को एक सरल भाषा में अगर समझाया जाए तो जैसे देखो, अगर कोई बैक्टीरिया किसी के बॉडी में इंटर करता है तो इंटर करने के बाद वो क्या करता है, अंडर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, जब उसके लिए विपरीत परिस्थिति जब आ जाए तो पढ़े होंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल के जो स्ट्रक्चर के बारे में सब लोग जानते होंगे, इंक्लूजन बॉडी समय मौजूद होता है। यही इंक्लूजन बॉडी जब बैक्टीरिया के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन बनाता है तो ये कुछ टॉक्सिन या स्पोर अपने बॉडी में डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो विरुलेंस फैक्टर कोई एक फैक्टर नहीं होता है, दुनिया भर का ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कि बैक्टीरियल बैक्टीरियल बैक्टीरिया का विरुलेंस में कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि उस बैक्टीरिया को घातक बनाता है। ठीक है, जिससे ह्यूमन बॉडी में जब वो इन्वेड करे, जब एंटर करेगा तो उसको पहले तो वो ह्यूमन बॉडी को वो डिस्ट्रॉय करेगा या उसको बीमार करेगा। ठीक है, और अपने आप खूब शक्तिशाली होना शुरू होगा। तो विरुलेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कौन कौन सा ऐसा चीज है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे बैक्टीरिया का पैथोजेनेसिस और ज्यादा मतलब कि घातक होना शुरू हो जाता है। तो विरुलेंस फैक्टर कोई एक फैक्टर नहीं होता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा चीजें होता है जो कि बैक्टीरिया का विरुलेंस में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आम तौर पे सब लोग समझते होंगे टॉक्सिन। ठीक है, तो टॉक्सिन क्या है? जब बैक्टीरिया किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर किया, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में उसे अपने बॉडी में टॉक्सिन जो बना उसको ह्यूमन बॉडी में रिलीज किया। ठीक है, जिससे वो बीमार कर सका। तो विरुलेंस फैक्टर जो कि होता है वो होता है जैसे टॉक्सिन, कुछ एडेसिन, ठीक है, कुछ कॉगलेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे कुछ को कहते हैं सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर, यानी कि ये सब जो चीज है वो सेल वॉल से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल एनाटॉमी में या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में पढ़े होंगे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल, खास करके ग्राम पॉजिटिव का, दो चीजों से बना हुआ होता है। वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड टेक्विक एसिड। तो वहां पे हम लोग देखे होंगे कि ग्राम पॉजिटिव का पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत ज्यादा थिक होता था एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, टेक्विक एसिड है। ठीक है, और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक्चुअली में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, इसीलिए हम लोग को इसका जो सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर है इसमें है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ये एक विरुलेंस फैक्टर हुआ। ठीक है, हालांकि ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के कारण बैक्टीरिया का विरुलेंस एक मतलब एक मेन फैक्टर है कि बैक्टीरिया का विरुलेंस में मदद करता है, बैक्टीरिया का टॉक्सिसिटी में मदद करता है। तो दूसरा हो गया टेक्विक एसिड। ठीक है, ऑलरेडी इस इसके बारे में ऑलरेडी सब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल एनाटॉमी में खूब पढ़े होंगे। तीसरा होता है एडिसिन। एक्चुअली में एडिसिन को कहते हैं क्लम्पिंग फैक्टर, या जिससे बैक्टीरिया होस्ट सेल में बाइंड कर सके। ठीक है, अ, जो जो बेसिकली जो जो मेन इंपॉर्टेंट होता है मैं उसे डील कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारा चीज होता है जो कि इसके अलावा टॉक्सिन्स भी होता है, जिसमें टॉक्सिन में बेसिकली मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन होता है जिसको कहते हैं हेमोलाइसिन, ल्यूकोसाइडिन। ठीक है, कुछ एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन होता है, फिर इंट्रोटॉक्सिन होता है, कुछ होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन।
ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स होता है विच इज कॉगलेज, और यही कॉगलेज मेन फैक्टर है स्टाफाइलोकोकस ऑरियस का। यही कॉगलेज जो कि एंजाइम जो रिलीज करता है, यही हम लोग को बायोकेमिकल टेस्ट में कॉगलेज टेस्ट करने में मदद करता है। इसी के इसी इसी फैक्टर की वजह से हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट कर पाते हैं। तो ये सब हुआ बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, अब एक एक करके डील करते हैं। तो कुछ सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स होता है, वो सब क्या होता है? जैसे पहले होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ऑलरेडी सब डिस्कस किया हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में ये होता है 100 लेयर थिक होता है। ये ज्यादातर दो चीजों से बना हुआ होता है, नाग और नाम। नाग को कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और दूसरा को कहते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो कि पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, और इसी कारण सेल वॉल का रिजिडिटी मेंटेन होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्चुअली में इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, जिसके वजह से ये बायोलॉजिकल इवेंट्स या बैक्टीरिया जो अपना इन्फ्लामेटरी रिस्पांस जो होस्ट सेल में जो कि शो करता है इन्फ्लामेशन खास करके, ये बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के वजह से ही हो पाता है। नेक्स्ट फैक्टर है टेकोइक एसिड, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही होता है। ठीक है, और ये बेसिकली ये क्या करता है कि मैक्रोफेज जो कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है, और न्यूट्रोफिल्स जो कि जस्ट लाइक ये एक फाइटर्स ऑफ ब्लड सेल है। ठीक है, एक तरह से जब डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है ये सब मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स। तो ये क्या करता है, टेक्विक एसिड जिस बैक्टीरिया में मौजूद होता है, ये क्या करता है उसी को, मतलब कि उसी को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स को ही डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। ये फैक्टर ये इसलिए हो पाता है क्योंकि उस बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड मौजूद है। ठीक है, अब ये देख लो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस का क्या ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, जो कि सारा बता चुके होंगे कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, सारा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नहीं होता, कुछ ही कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है। हालांकि हम लोग जब कैप्सूल के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ स्टाफाइलोकोकस ऑरियस का ऐसा भी स्ट्रेन होता है जो कि कैप्सूल को डिनोट करता है, मतलब कैप्सूल उसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो इसमें ये सब कैप्सूल प्रोटीन ये सब सेल वॉल ऐसे करके, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटीन है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। यही है तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर टिक्विक एसिड का। ये लेयर हो गया पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और टिक्विक एसिड। तो ये सब प्रोटीन हो गया, कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया, ये सब इसका विलेंस फैक्टर्स हुआ। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ये ऑलरेडी बता चुके थे कि ये इस तरह से बना हुआ रहता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। ठीक है, और इसके बीच में टेट्रापेप्टाइड साइड चेन्स होता है, जो कि एल एलानिन डी ग्लूटामिन एल लाइसिन डी एलानिन होता है, और इसमें पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से ज्वाइन होता है थर्ड और फोर्थ के बॉन्ड के बीच में। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा टेक्विक एसिड, और ये हुआ तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, जो कि ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। कुछ होता है सेल सरफेस एडहेशंस। ठीक है, ये क्या करता है, ये होस्ट सेल सरफेस से स्टाफाइलोकोकस का जो बैक्टीरिया है उसको अटैच करने में या अडेयर करने में मदद करता है। तो ये एडिशंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री किया, ठीक है, बॉडी में एंटर किया चाहे कोई भी रूट से, एंटर करने के बाद क्या करेगा, जाके सेल या टिश्यू में जाके अडेयर कर जाएगा। अडेयर करेगा किसके वजह से, एडहेशंस के वजह से, क्योंकि स्टाफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है उसके पास होता है एडेसिन, और ये क्या करता है, होस्ट सेल सरफेस को बाइंड एक पकड़ लिया, ठीक है, अटैच कर लिया, और उसके बाद अपना टॉक्सिन या जो भी विरुलेंस फैक्टर है वो जाके होस्ट सेल में जाके रिलीज किया। ठीक है, अपना इन्फेक्शन शुरू करने के लिए। इसी को कहते हैं, यही एक फैक्टर है सेल सरफेस एडहेसिन का।
दूसरा फैक्टर होता है क्लम्पिंग फैक्टर, और जिसको कहते हैं बाउंड कॉगलेज। ठीक है, ये क्या करता है, जो कि ब्लड में एक कंपोनेंट होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये 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 क्या होता है कि फाइब्रिनोजन बाइंडिंग एडिशन है कॉगलेज। ये बेसिकली स्लाइड कॉगलेज को मतलब कि स्लाइड कॉगलेज का रिएक्शन में मदद करता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइड कॉगलेज और ट्यूब कॉगलेज के बारे में, लैबोरेटरी डायग्नोसिस का पार्ट है। इसी में एक और फैक्टर होता है एडिशन में, एमएससी राम, जो कि अभी रिसेंट जर्नल में मिला है। इसको कहते हैं माइक्रोबियल सरफेस कंपोनेंट रिकॉग्नाइजिंग मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स। ये भी एक एडिशन है जो कि कुछ स्टाफाइलोकोकस का बैक्टीरिया में, और बेसिकली स्टाफाइलोकोकस में भी जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी अपना शो करता है, जिसके वजह से एमआरएसए स्ट्रेन जो डेवलप कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा कल्चर रिपोर्ट में रेजिस्टेंट शो करता है, वो बेसिकली इस एडिशन की वजह से आता है। ये ऐसा बहुत सारा रिसेंट जर्नल में ये सब पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर है तुम्हारा कैप्सूल। तो मैंने जैसा बताया था कि कुछ ही स्टाफाइलोकोकस का बैक्टीरिया होता है जिसमें कैप्सूल भी मौजूद होता है। इसके वजह से बैक्टीरिया और घातक होता है, दैट इज मोर दे कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स आर मोर विरुलेंट। प्रोटीन ए भी मौजूद होता है कुछ में, जिसके वजह से वो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड में जो प्लेटलेट मौजूद होता है उसको डैमेज करता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुछ टॉक्सिन्स। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस है, ये बेसिकली 4 टाइप का हेमोलाइसिन प्रोड्यूस करता है, जो कि कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। और ये टॉक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके बीएमएलटीज के लिए। ठीक है, और इवन कुछ कुछ जगह एमबीबीएस में भी क्वेश्चन देखा गया है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। डीएनबी या एमडी प्रोग्राम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएससी मेडिकल वाले सब लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एमएससी जनरल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये एज ए शॉर्ट नोट्स ये सब आता है। तो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस जो है, ये बेसिकली 4 टाइप का हेमोलाइसिन प्रोड्यूस करता है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। और ये इसको कहते हैं मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है कि आरबीसी का मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, और जिसके वजह से हेमोलाइसिस होता है। दूसरा को कहते हैं पीवी टॉक्सिन। ये भी क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में इस समय क्वेश्चन पूछता है। पीवी टॉक्सिन को कहते हैं पैंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन। ठीक है, इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइडिन। ये दो बहुत बार क्वेश्चन एज एमसीक्यू में पूछता है कि वैसा कौन सा ऐसा टॉक्सिन है जो कि लिकोसाइट, आरबीसी या मैक्रोफाज को डैमेज करता है। तो वहां पे लिकोसाइडिन भी कभी कभी ऑप्शन देता है, या कभी पीवी टॉक्सिन देता है, या कभी कभी बोथ भी रहता है। तो पीवी टॉक्सिन, लिकोसाइडिन दोनों है। इट एक्ट्स एज ए इट एक्ट विथ गामा हेमोलाइसिन पे एक्ट करता है, और ये डैमेज करता है ल्यूकोसाइट को, आरबीसी को और मैक्रोफेज को। जबकि हेमोलाइसिन 4 टाइप का, याद रखना, 4 टाइप का हेमोलाइसिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पीवी टॉक्सिन अभी रिसेंट जर्नल में भी मिला है कि ये एक्ट करता है एमआरएसए स्ट्रेन पे। ठीक है, एमआरएसए आगे टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट लोगों को पढ़ना होता है एमआरएसए। तो मेथिलिसिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, जिसके वजह से रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा शो करता है, वो होता है एमआरएसए स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या करता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करता है। डिस्कस किया जाएगा आगे भी। चौथा एपिडर्मोलाइटिक एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ईटी टॉक्सिन कहते हैं। ये बेसिकली कॉज करता है स्टाफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, एसएसएसएस। ठीक है, ये क्लिनिकल पिक्चर है इसका, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डल स्किन सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट आते हैं एंटेरोटॉक्सिन। तो एंटेरोटॉक्सिन ज्यादातर
स्टाफाइलोकोकस ऑरियस का 50% स्टाफाइलोकोकस ऑरियस का स्ट्रेन ये इंट्रोटॉक्सिन रिलीज करता है, और इसी कारण स्टाफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग होता है। आमतौर पे जितना भी सुनते होगे रखा हुआ खाना, 24 घंटा रखा हुआ खाना जो हो जाता है बासी खाना की वजह से जो फूड पॉइजनिंग होता है, वो ज्यादातर उसमें मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है ये स्टाफाइलोकोकस ही। ठीक है। ऐसे हालांकि बहुत सारा इसके अलावा भी बहुत सारा बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रिडियम का भी स्पेसीज होता है, कुछ कौन कौन सा सिम्टम है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है। ये सब मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है फूड पॉइजनिंग का। ये सब जनरली तुम्हें दिखेगा 2 से 6 घंटा बाद, जब तुम कोई एक कॉन्टामिनेटेड फूड कंज्यूम कर लेते हो। स्टाफाइलोकोकस का बैक्टीरिया कैप्सूल के होने की वजह से ये ज्यादा रेजिस्ट करता है हीट को और गैस्ट्रिक जूस को। लगभग 30 मिनट तक रेजिस्ट करके रखता है। इसीलिए कभी कभी बॉयल करने पे भी इवन स्टाफाइलोकोकस का बैक्टीरिया रह जाता है, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग मोस्ट कॉमन है। ये सब ज्यादा टॉक्सिन, ये स्टाफाइलोकोकस का बैक्टीरिया जो कि ग्रो करता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि समझ लो ब्रेड में होगा, या बेकरी फूड में होगा, या प्रोटीन फूड में, या ज्यादातर कुक्ड फूड में ही रहता है। ठीक है। तो बेकरी फूड, कस्टर्ड, पोटैटो सलाद, और या प्रोसेस्ड जितना मीट्स होता है, ये सब में स्टाफाइलोकोकस ऑरियस का बैक्टीरिया ग्रो करता है। इसमें बेसिकली कहा जाता है कि ना तो ज्यादा बासी खाना खाना चाहिए, और ना ही ज्यादा कच्चा। कुछ बेकरी फूड में भी ये सब आ सकता है। इसीलिए ज्यादातर का अब जितना भी एफएसएसआई का जितना भी हॉल मार्किंग होता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि बेस्ट बिफोर इतना दिन पहले, तो ये सब को बीच में टेस्टिंग किया जाता है। एक्चुअली में फूड माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी लोग स्टूडेंट लोग होते हैं, वो इन सब चीजों को अच्छे से जानते भी हैं। ऐसे फूड्स में ज्यादातर तुम्हारा टॉक्सिन रहता है, लेकिन बैक्टीरिया जब कभी कभी नहीं मिलता है, इसीलिए इसको पीसीआर से टेस्ट किया जाता है ऐसे टॉक्सिन को। और ये वैसे लोगों में होता है जो कि फूड हैंडलर होता है, जैसे वेटर हो गया। ठीक है। या खाना बनाने वाला हो गया, जो कि कैरियर होता है, वो एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है। लेकिन उनके फिंगर में भी वैसा लीजन मिल सकता है। ऐसा कहा गया है कि कितना टॉक्सिन अगर बॉडी में जाए तो वो फूड पॉइजनिंग काउज कर देगा। तो एकदम छोटा सा अमाउंट भी रहेगा, माइक्रोग्राम में भी रहेगा, तो वो भी फूड पॉइजनिंग काउज करता है। ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट नोट में सब जगह। एमबीबीएस हो, चाहे एमडी क्वेश्चन हो, चाहे डीएनबी हो, एमएससी मेडिकल हो, चाहे बीएमएलटी का हो, सब जगह ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ये डिजीज ही कॉज करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। याद रखना, टॉक्सिन का नाम हुआ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, TSST, और डिजीज कॉज करेगा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है। इसका दो सब टाइप है, एक को कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1, एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 2, TSST1, TSST2। ठीक है। ये इसमें क्या होगा, पेशेंट का क्लिनिकल पिक्चर्स तुमको दिखेगा, चाहे पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करेगा तुम्हारा फीवर, वोमिटिंग, डायरिया और इरिथेमेटस रैश। ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 ये क्या करता है, ये ज्यादातर, ठीक है, फीमेल्स के वेजाइना में बहुत जल्दी कॉलोनाइज कर जाता है, यानी कि उसमें बहुत जल्दी इन्वेट कर जाता है। ठीक है। जबकि TSST जो है,
ये एक सुपर एंटीजन है, ये एक्चुअली इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। ये एक्टिवेटर है टी लिम्फोसाइट का, और ये रिलीज करता है इंटरल्यूकिन्स, टीएनएफ फैक्टर, ट्यूमर न्यूक्लियोसिस फैक्टर, और इसी कारण से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये इसके अलावा स्टाफाइलोकोकल एब्सेस भी कॉज करता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कॉज करता है, कुछ पोस्ट सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन भी कॉज करता है, जो कि आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे एक करके। इसको डायग्नोस किया जा सकता है इम्यूनो एसे से, एंजाइम इम्यूनो एसे, जो कि मेथड है सेरोलॉजिकल टेस्ट का। ठीक है, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, जैसे तुम लोग इसमें देखे होगे सीआरपी में। ठीक है, और या विडाल में भी उसी तरह से लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, या पीसीआर कर सकते हो टीएसएचटी जीन 1 और 2 का, तब पता चलेगा कि ये कौन सा सब टाइप से हुआ है। और इस ऐसे पेशेंट को ज्यादातर क्लिंडामाइसिन ड्रग दिया जाता है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, विच इज विच इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कुछ इसके अलावा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा पहले डिस्कस किए थे, कॉगलेज होता है। ये एक्चुअली में स्टेफाइलोकोकस का और ये इसका यूनिक फीचर है, जो कि सिक्रीट करता है कॉगलेज एंजाइम। ठीक है, और अ, ये प्ला अ, ये क्या करता है, क्लॉटिंग प्रोड्यूस करता है और प्लाज्मा को क्लॉगुलेट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉगलेज को कॉगुलेशन करता है प्लाज्मा में, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉगलेज रिएक्टिंग फैक्टर्स, जिसको सीआरएफ कहते हैं, ये एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को, और ये फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है। ठीक है, यही यही कॉगलेज एंजाइम की वजह से ये स्लाइड कॉगलेज टेस्ट, जो कि बायोकेमिकल टेस्ट है, ट्यूब कॉगलेज टेस्ट में डिफरेंशिएट करने में मदद करता है बाय द हेल्प ऑफ क्लम्पिंग फैक्टर। ठीक है, और ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉगलेज रिएक्ट करता है रैबिट और ह्यूमन प्लाज्मा पे। ठीक है, but does not clot with guinea pig plasma because it lacks the CRF। इसीलिए हम लोग जब भी कॉगलेज टेस्ट करते हैं, तो उसमें या तो सबसे बेस्ट होता है रैबिट प्लाज्मा यूज करना, और नहीं मिलता है तो ह्यूमन प्लाज्मा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन गिनी पिग्स का प्लाज्मा इसमें मतलब कि गिनी पिग का प्लाज्मा, यानी कि अगर गिनी पिग का प्लाज्मा ले, तो उससे हम लोग कॉगलेज टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्लॉट ही नहीं करेगा, तो उसमें कॉगलेज पॉजिटिव क्या आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कॉगलेज रिएक्टिंग फैक्टर ये मौजूद नहीं होता है गिनी पिग्स का प्लाज्मा में। अब आते हैं कॉगलेज टेस्ट पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएमएलटीज के लिए। तो कॉगलेज टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, ये ये स्टाफाइलोकोकल जो कॉगलेज है, ये एक एक्चुअली में प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि जो कि प्रोथ्रोम्बिन जैसा ही होता है। ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है इसमें, रैबिट प्लाज्मा जिसमें रैबिट प्लाज्मा जिसमें ईडीटीए मिक्स हो, यानी कि सिंपल ईडीटीए एक वायल लेना, उसमें रैबिट का प्लाज्मा, रैबिट ब्लड डालो। ठीक है, उसको सेंट्रीफ्यूज करो, और उसके बाद उसका प्लाज्मा ऑब्टेन कर लो। ठीक है, प्रोसीजर। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, स्लाइड टेस्ट, यानी कि स्लाइड कॉगलेज टेस्ट। तो इसको करते कैसे हैं, प्रोसीजर। पहले एक लेंगे स्लाइड, इसमें दो एरिया मार्क करेंगे इसको। एक को कहेंगे सी, मार्क करेंगे सी, एक को रहेगा टी। सी यानी कि यहाँ पे हो गया कंट्रोल, और टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, एक
C हुआ, एक T हुआ। अब दोनों जगह हम लोग देंगे नॉर्मल सलाइन NS, ठीक है। NS stands for normal saline। इसके बाद क्या करते हैं, जहां पे मेरा जिस प्लेट में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का बैक्टीरिया ग्रो किया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, जैसे ये जो भी गोल्डन येलो पिगमेंट होता है वही सबसे बढ़िया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का स्ट्रेन होता है। इसको यहाँ से जो सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी है, जो भी यहाँ पे तुम्हें जो दिख रहा है सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी, इसे उठा के यहाँ पे स्लाइड में जाके लाके इसे मिक्स करना है, ऐसे करके मिक्स करो। इसी तरह से इसमें भी मिक्स करो, और ध्यान देना कि इसको जो मिक्स करेंगे इसको इस, जैसे मान लो ये गोल जैसा एरिया बना दिए और इसी के अंदर ऐसा लगे कि मिल्की वाइट सस्पेंशन बना रहे हैं, जैसा लगे कि दूध जैसा दिख रहा हो। ना तो ऐसे ज्यादा भी फैलाना नहीं है और ज्यादा भी छोटा भी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा मिल्की वाइट सस्पेंशन बने, ना कि ऐसे कभी नहीं करना है इस तरह से, ये नहीं करना है, तुम्हें स्मीयर नहीं बनाना है, सिर्फ एक छोटा सा एरिया में उसे इमल्सिफाई कर देना है, मिक्स कर देना है, ये नहीं होना चाहिए, ये सही तरीका है। अब इसके बाद इसको हाथ से जेंटली रोटेट करोगे और उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखोगे। अगर तुम्हें इस टाइप का ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, क्लम्स जैसा, थोड़ा सा एग्लूटिनेशन इस तरह से दाना दाना टाइप का, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अगर तुमको सिंपल नॉर्मली कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई कोई एग्लूटिनेशन नहीं, तो ये हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये हुआ स्लाइड कॉगुलेज टेस्ट। उसी तरह से हम लोग ट्यूब कॉगुलेज टेस्ट भी करते हैं। एक होता है स्लाइड, एक होता है ट्यूब। तो यहाँ भी वही चीज लिखा है, प्लेस 2 ड्रॉप्स ऑफ स्टेराइल वाटर और सलाइन, ठीक है। वाटर भी ले सकते हो, सलाइन भी ले सकते हो, ज़्यादा बेटर होता है सलाइन, और सलाइन का कंसंट्रेशन 0.9 ही % होना चाहिए। 2 सर्किल ड्रॉन करो ग्लास स्लाइड पे, ठीक है, और वैक्स पेंसिल से उसे मार्क कर दो सर्किल को, ठीक है। हल्का जेंटली इमल्सिफाई करो ऑर्गेनिज्म को, और उसमें कॉगलेस प्लाज्मा, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक था मेरा, यहाँ पे मिक्स कर जैसे ही करेंगे उसके बाद हम लोग रैबिट प्लाज्मा ऐड करेंगे, तब उसके बाद स्लाइड को जेंटली रोटेट करेंगे, तब हमें ऐसा एग्लूटिनेशन मिलेगा। ये हो गया पॉजिटिव रिएक्शन। फिर उसके बाद कॉगलेस प्लाज्मा इसमें मिक्स किए, ठीक है, और कोई वुडन एप्लीकेटर स्टिक से उसको अच्छे तरीके से इमल्सिफाई कर दो, ठीक है, और उसके बाद बैक और फोर्थ से जेंटली रोटेट करो, और उसके बाद इसका ऑब्जर्व करो कि एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है या नहीं। इस इसके बाद होता है ट्यूब कॉगलेस टेस्ट, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये रहा स्लाइड कॉगलेस टेस्ट का ऑब्जर्वेशन, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है पॉजिटिव टेस्ट को और ये डिनोट कर रहा है नेगेटिव टेस्ट को। ट्यूब कॉगलेस ऐसा ट्यूब में किया जाता है, इसमें स्मॉल ट्यूब कॉगलेस टेस्ट, इसमें हम लोग बहुत छोटा अमाउंट स्टेफाइलोकोकस का इसे
हम लोग ट्यूब में इनोकुलेट करते हैं, जो कि तुम्हारा ट्यूब में मे बी पेप्टॉन वाटर भी हो सकता है या कोई भी लिक्विड मीडिया हो सकता है, ठीक है। और इनोकुलेट करके इसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट किया जाता है और 4 घंटे तक लगातार इसको इंक्यूबेट करते हैं। और उसमें हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। और ध्यान देना रहता है कि इसको प्रत्येक एक एक आवर के इंटरवल पे इसे हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। और थोड़ा सा स्लाइडली ये जेंटली इसको इस ट्यूब को इसको जेंटली इसको टिल्ट करके इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर अगर कोई भी 4 घंटे तक कोई भी इसमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसके बाद फिर से री इंक्यूबेट किया जाता है रूम टेम्परेचर पे। और फिर 18 घंटे के बाद फिर से रीडिंग लिया जाता है। तो अगर 18 घंटे के बाद अगर भी कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो, तो इसे हम लोग नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे। और अगर 18 घंटे तक में अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे हम लोग पॉजिटिव रिपोर्ट करते हैं। तो देखो, ये देखो, पहले कुछ क्लॉट जैसा स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आने लगा, फिर इस तरह से पूरा क्लॉटेड हो गया। तो इसे हर एक एक घंटे के इंटरवल पे 4 घंटे तक इसे ऑब्जर्व करना चाहिए आइडियली। और नहीं अगर 4 घंटे तक आता है, तो इसको मैक्सिमम 18 घंटे तक इसको इंक्यूबेट किया जाता है एट रूम टेम्परेचर। और उसके बाद अगर ऐसा हमको क्लॉट फॉर्मेशन मिल जाता है, तो कॉगलेज टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे बेटर होता है ट्यूब कॉगलेज। अगर ट्यूब कॉगलेज का सेटअप नहीं है, या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है ट्यूब कॉगलेज, तो बेटर होता है स्लाइड कॉगलेज टेस्ट। लेकिन अगर स्लाइड कॉगलेज टेस्ट अगर पॉजिटिव देता है, तो बेटर होता है कि ट्यूब कॉगलेज टेस्ट भी उसे कंफर्म करना चाहिए। डिफरेंस क्या होता है ट्यूब कॉगलेज और स्लाइड कॉगलेज टेस्ट में? ये ट्यूब कॉगलेज बेसिकली कॉगलेज एंजाइम को डिटेक्ट करता है, जो कि स्टाफाइलोकोकस का मेन विरुलेंट फैक्टर है। लेकिन स्लाइड कॉगलेज क्लम्पिंग फैक्टर को डिनोट करता है। तो ट्यूब कॉगलेज ये कॉगलेज एंजाइम की वजह से होता है, और ये क्लम्पिंग फैक्टर की वजह से होता है। इसमें सीआरएफ यानी कि कॉगलेज रिलीजिंग फैक्टर प्लाज्मा में रिक्वायर्ड होता है। ट्यूब कॉगलेज मतलब कि जिस प्लाज्मा में सीआरएफ मौजूद रहेगा, ट्यूब कॉगलेज मतलब कि ट्यूब कॉगलेज में जैसे रैबिट प्लाज्मा हमको मतलब कि ट्यूब कॉगलेज का टेस्ट के लिए ज़रूरत होता है। स्लाइड कॉगलेज में ज़रूरत नहीं है कि प्लाज्मा में सीआरएफ हो। मतलब कि स्लाइड कॉगलेज को किसी भी प्लाज्मा से तुम टेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा देर पहले जो डिस्कस किए थे कि गिनी पिग्स में सीआरएफ मौजूद नहीं होता है, यानी कि स्लाइड कॉगलेज को इवन गिनी पिग्स का प्लाज्मा से भी टेस्ट किया जा सकता है। ट्यूब कॉगलेज को ट्यूब में किया जाता है, जबकि स्लाइड कॉगलेज को स्लाइड में। अगर ट्यूब कॉगलेज में पॉजिटिव आएगा तो क्लॉट बनेगा, लेकिन स्लाइड कॉगलेज में अगर पॉजिटिव होगा तो क्लम्प्स बनता है, जैसा पहले दिखाए थे हम लोग। ये देखो, ये था, ये एक्चुअली में क्लम्प्स है, और ये है क्लॉट। ये क्लॉट हुआ और ये क्लम्प्स हुआ। कॉगलेज एंजाइम कॉगलेज एंजाइम का 8 सेरोटाइप्स होता है, जबकि क्लम्पिंग फैक्टर का एक ही सेरोटाइप है। ठीक है। ट्यूब कॉगलेज में स्टैफिलोकोडेंसिस एक ऐसा सेरोटाइप है स्टैफाइलोकोकस का, जो कि नेगेटिव रिजल्ट देता है, जबकि स्लाइड कॉगलेज में स्टैफिलोकोडेंसिस तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है। जबकि ध्यान इस ये चीज ध्यान में रहना चाहिए कि स्लाइड कॉगलेज और ट्यूब कॉगलेज दोनों पॉजिटिव देता है 3 स्पेसीज का: स्टैफ ऑरियस,
हाइकस और इंटरमीडियस, ठीक है। जबकि लुगडेंसिस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम कॉगलेज टेस्ट किए, कॉगलेज टेस्ट में पॉजिटिव आया, ठीक है, यानी कि स्लाइड कॉगलेज टेस्ट किए तो स्लाइड कॉगलेज में पॉजिटिव आया, तो हम लोग इसको ट्यूब कॉगलेज करना चाहिए। अगर ट्यूब कॉगलेज अगर हम लोग किए और उसमें भी पॉजिटिव आ रहा है तो स्टाफ ऑरियस भी हो सकता है, हाइकस भी हो सकता है, इंटरमीडियस भी हो सकता है, ज्यादातर स्टाफ ऑरियस ही होता है। लेकिन अगर ट्यूब कॉगलेज कर दी, ट्यूब कॉगलेज किया और स्लाइड कॉगलेज में पॉजिटिव के बाद ट्यूब कॉगलेज में नेगेटिव आया, तो ये स्टैफाइलोकोकस लुगडेंसिस होगा। कुछ इसके अलावा दूसरा एंजाइम भी होता है स्टेफाइलोकाइनेज, जो कि फाइब्रिन को ब्रेक करता है, ठीक है, और ये इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में मदद करता है। इसके अलावा होता है हाइलुरोनिडेज, ठीक है, ये होस्ट बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू का नेटवर्क को ब्रेक करता है। लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज भी है, ये एक्चुअली में लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में पहला होता है कोलोनाइजेशन स्टेप। ये क्या करता है, होस्ट बॉडी के सरफेस को, जैसे एंटीरियर नेयर्स यानी कि नॉस्ट्रिल, एक्सिला यानी अंडर आर्म्स यानी और पेरिनियल स्किन यानी कि एनल रीजन का स्किन को कोलोनाइज करेगा। ये सब एरिया में वो एडेयर करता है विद द हेल्प ऑफ एडेसिन। इसके बाद क्या करता है, टिश्यू में इन्वेड करना शुरू करता है, ठीक है। अब ये स्टेफाइलोकोकस कुछ माइनर कट्स या एब्रेशन या कोई छोटा सा माइनर माइनर किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर कट छट जाता है तो इसकी इस पोर से, इस जगह से ये इन्वेड कर जाता है होस्ट के बॉडी में। फिर क्या करता है, टिश्यू सरफेस को एडेयर करता है विद द हेल्प ऑफ एडेसिन या क्लम्पिंग फैक्टर्स या इवन एमएससी राम्स। अब ये क्या करेगा, इन्वेट करेगा टिश्यू में और उसके बाद अपना एंजाइम रिलीज करेगा, जैसा कि ऑलरेडी पिछले बार में डिस्कस कर दिए थे। कॉगलेज एंजाइम है, फिर तुम्हारा हाइलुरोनिडेज एंजाइम था, फॉस्फोलाइपेज था, लाइपेज था, स्टेफाइलोकाइनेज था, ठीक है। ये सब एंजाइम ये अपना इन्वेट करने के बाद रिलीज करता है, ठीक है। अब इसके बाद वहां अपने आप को होस्ट बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से अपने आप को बचाता है। फिर क्या करता है, अपना कुछ प्रोटीन ए या मैक्रोफाज के अंदर में सरवाइव करेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्टली क्या करेगा, डिस्टेंट साइट यानी कि जितना भी टारगेट ऑर्गन्स है उसके बाद हेमाटोजिनियस रूट से ये स्प्रेड करता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर देता है। तो ज्यादातर स्टेफाइलोकोकस इसलिए कहते हैं पस रिलेटेड इन्फेक्शन, क्योंकि ये क्लिनिकली ये ज्यादातर सॉफ्ट टिश्यूज में या स्किन में इन्फेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमनली है स्टेफाइलोकोकल सेल्यूलाइटिस। ये पिक्चर है तुम्हारा, ये दोनों पिक्चर हुआ सेल्यूलाइटिस का, स्टेफाइलोकोकल सेल्यूलाइटिस में, जिसमें ऑलरेडी इसमें पेशेंट का पस फिल किया हुआ है। और एक होता है फॉलिकुलाइटिस। याद रखना, सेलुलाइटिस को कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन में इन्फ्लेमेशन होगा उसको कहेंगे स्टेफाइलोकोकल सेल्यूलाइटिस। जबकि फॉलिकुलाइटिस उसको कहते हैं जो कि हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ पस, ठीक है। तो ये हुआ फॉलिकुलाइटिस, जैसा यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। फिर होता है कुछ मस्कुलर स्केलेटल इन्फेक्शन जो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस ज़्यादातर चिल्ड्रंस में, ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड होते हैं, चिल्ड्रन इन्फेक्टेड होते हैं। और जबकि अगर एडल्ट्स का बात किया जाए तो ऑस्टियो सॉरी चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइट है लॉन्ग बोन्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स इवन लोअर लिम्ब अपर लिम्ब दोनों हो सकता है। जबकि एडल्ट्स का अगर बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम ज्यादातर इफेक्टेड होता है।
तो वर्टिब्रल कॉलम में ज्यादातर ये तुम्हारे देखोगे स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेसिस कॉज करता है मस्कुलर स्केलेटल इन्फेक्शन में, जो कि देख रहे होगे कि यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है और यहाँ पे एपिड्यूरल एब्सेसिस कॉज किया है, यही स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये हुआ स्पाइनल एपिड्यूरल एब्सेसिस। और ये होता है श्वास एब्सेसिस, यहाँ पे पेल्विक रीजन में बेसिकली जहाँ पे फेमोरल वेसल्स रहता है वहाँ पे श्वास एब्सेसिस कॉज करता है, बेसिकली एक पस रिलेटेड इन्फेक्शन ही है ये भी, जिसको एसेप्टिकली सिरिंज से निकाला जाता है। और इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारा क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे बहुत सारा इन्फेक्शन काउज करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया या उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया जैसे सेप्सिस, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, या इंट्रावेनस ड्रग यूज की वजह से स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस एसोसिएशन की वजह से, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चाहे वो भैप हो, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो एडल्ट्स में, या यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है, स्टेफाइलोकोकल यूटीआई भी होता है, पाइलोनेफ्राइटिस भी होता है, या कैथेटर रिलेटेड यूटीआई यानी कि कैथेटर से यूटीआई इन्फेक्शन, जो कि जिसमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस में तुम्हारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी दिखता है, या टॉक्सिन रिलेटेड इलनेस हो, जैसे ऑलरेडी पहले डिस्कस किए थे टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम, या फूड पॉइजनिंग, या स्टाफाइलोकोकल स्कैल्डल स्किन सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस, फारेंजाइटिस, साइनसाइटिस, मेनिंजाइटिस, या वुंड या बर्न इन्फेक्शन, या इवन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो ये इतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल पिक्चर्स हुआ, और पैथोजेनेसिस डिस्कस किए, और विजिलेंस फैक्टर्स। सो इतना आज आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।